आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 18 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा सिटी पर इसराइल का सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, 1 लाख फौजी तैनात करने की तैयारी। धमकियों के बीच गजा डील का नया प्लान पेश, 60 दिन के सीजफायर के आसार, रेजिस्टेंस ने जताई उम्मीदें। 9 मुल्कों का जॉइंट ऑपरेशन, गजा में 180 टन इंसानी मदद गिराई गई, इंडोनेशिया पहली बार हुआ शामिल। लेबनान सीरिया बॉर्डर पर टेंशन, मिलिशिया की हरकतों से नए टकराव का खतरा बढ़ा। और चीन का सख्त बयान, ताइवान हमारा अंदरूनी मामला, अमेरिका को दिखाई लाल आंख। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें और भी होंगी, रूस यूक्रेन की भी होंगी, लेकिन बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। गजा में सीजफायर और होस्टेज डील का नया प्लान सामने आया है। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक 60 दिन का सीजफायर प्रपोजल हमास को पेश किया गया है। इसमें 10 जिंदा इस्राएली होस्टेजेस और 18 होस्टेजेस की लाशें वापस करने की बात है। इसके साथ ही रेड क्रिसेंट और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंसानी मदद, ह्यूमैनिटेरियन एड गजा पहुंचाई जाएगी। यानी GHF जो अमेरिका की बनाई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके हाथ से मदद बांटने का काम वापस ले लिया जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, पता नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही सीजफायर लागू होगा, उसके फौरन बाद ही परमानेंट अमन कायम करने की बातचीत शुरू कर दी जाएगी। मगर एक दिलचस्प बात है, वो ये कि ये प्लान लगभग वैसा ही है जैसा कि विटकॉफ फ्रेमवर्क था। हर बार कभी इसराइल तो कभी हमास ने उस फ्रेमवर्क को रिजेक्ट कर दिया था। तो दोनों पार्टी लगभग वैसे ही सौदे पर अब कैसे राजी हो जाएंगी, ये सवाल मेरे जहन में खटक रहा है। उधर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लीडर ज़ियाद नखाला, जो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं, उन्होंने इस नए मिस्री और कतरी इनिशिएटिव पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। फ़लस्तीन के अल यौम चैनल, जो इस्लामिक जिहाद से जुड़ा है, उसने बताया कि नखाला इस प्लान के लिए तैयार दिखाई देते हैं। यानी कि पहली बार लगता है कि होस्टेज मसले पर कुछ हलचल और तरक्की हो सकती है, डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। हालांकि डिटेल्स और टाइमलाइन अभी साफ नहीं है और नेतन्याहू इस पर क्या जवाब देता है, उस पर भी सभी की और हमारी निगाहें टिकी हैं। आज अलग अलग मुल्कों के जहाज़ों ने गजा में 180 पैलेट इंसानी मदद गिराई। इसराइली फ़ौज यानी कि IDF के मुताबिक हर पैलेट में तकरीबन 1 टन खाने पीने का सामान भरा था। इस काम में जॉर्डन, UAE, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया शामिल है। ख़ास बात ये रही कि इंडोनेशिया, जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और जिसके इसराइल से ताल्लुकात भी नहीं हैं, उसने पहली बार गजा में मदद गिराई है। यानी जिनके भी इसराइल से ताल्लुकात ना हो वो मदद गिरा सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अपने यहाँ देख रहे हैं जिनके ताल्लुकात हैं वही नहीं गिरा रहे। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इंडोनेशिया और इसराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन यानी कि रिश्ते बेहतर करने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। गजा में मदद तो आ रही है, लेकिन एक पहलू और भी है। उतना नहीं आ रही है मदद कि भूख से हो रही मौतों का सिलसिला थाम ले। उस पहिए को तोड़ पाए इतनी मदद नहीं आ पा रही। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 5 फ़लस्तीनी भूख और मैल न्यूट्रिशन से चल बसे, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल गजा में जानबूझकर भुखमरी की मुहिम चला रहा है। इधर इसराइल ने गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पीर की सुबह से ही कम से कम 17 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 8 तो उनमें से ऐसे थे जो मदद लेने के लिए कतारों में लगने के लिए गए थे। हमास ने इसराइल की इस प्लानिंग को फरेब बताया और कहा कि आसरा और मदद के वादे हकीकत में फ़लस्तीनियों को जबरन बेघर करने की चाल है, सिवाय इसके और कुछ भी नहीं। गजा को कब्जाने का प्लान इसराइल ने खोल कर रख दिया है और सबसे पहले गजा सिटी को कब्जाया जाएगा और इसके लिए इसराइल ने 1 लाख फौजियों की पावर को झोंक दिया है। यूं कहिए तैयारी कर ली है। गजा को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए इसराइल ने अब तक का सबसे बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन तैयार किया है। फौजी अफसरों के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर ने 80,000 से ज़्यादा सिपाहियों की तैनाती की मंजूरी दी है, जबकि पूरी प्लानिंग में 1 लाख फौजी शामिल हो सकते हैं। ये और एडिशनल फौजी हैं जो गजा आएंगे, 1 लाख। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कार्ड्स को पेश की जाने वाली इस प्लानिंग के तहत
कई ब्रिगेड लेवल कॉम्बैट टीमों को गजा सिटी के चारों तरफ से घेरा डालने और अंदर तक बढ़ने का टास्क मिलेगा। मकसद साफ है, गजा में जो हमास है, हमास के कमांड ढांचे और हुकूमत के बाकी टारगेट्स को पूरी तरह तोड़ना। ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो हमास को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके लिए इस्राएली फ़ौज को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये खुद इस्राएली वेबसाइट्स लिख रही हैं। सैकड़ों फ़ौजी मारे जा सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ वो हो सकता है, क्योंकि खुद कह चुका है IDF का चीफ कि मौत के जाल बिछाए हुए हैं हमास ने हर जगह, ख़ास तौर से गजा सिटी में। अब लेबनान और सीरिया की मुश्तरका खबर सुन लीजिए, क्योंकि दोनों की सरहदें मिली हैं और सरहद से जुड़ी खबर है। सरहद पर बेचैनी बढ़ गई है। लेबनान और सीरिया की सरहद पर हालात फिर से गर्म होते नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ फ़ौजों के जमा होने की खबरों ने माहौल को और ज़्यादा टेंस्ड बना दिया है। लेबनानी मीडिया ने एक फ़ौजी दस्तावेज़ पेश किया है। इसमें कहा गया है कि सरहद के सीरियाई इलाके में मिलिशिया जमा हो रहे हैं। ये लोग लेबनानी सिपाहियों को अगवा करने की साजिश में हैं, ताकि बाद में उन्हें जेल में बंद सीरियन कैदियों से बदला जा सके, यानी उनके बदले रिहाई करवाई जा सके। ये दस्तावेज़ 10 अगस्त को तैयार किया गया था और सिक्योरिटी सोर्सेज ने इसकी तस्दीक भी कर दी है 18 अगस्त में। इसमें साफ लिखा है कि फ़ौजी यूनिटों और मिलिट्री इंटेलिजेंस को अलर्ट रहने, रात में ख़ास निगरानी बढ़ाने और हर गड़बड़ करने वाली हरकत की रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी दौरान ये अफवाह भी उठी है कि लेबनानी एयरफोर्स ने शुबा पैदा करने वाली हरकतों पर नज़र रखने के लिए सीरियाई फ़िज़ाओं में, सीरिया की हवा में, आसमान में दखल दे दिया है, यानी वहाँ उनके लड़ाकू जहाज़ उड़ रहे हैं। और यही बात सीरिया के साथ नई टेंशन्स की वजह भी बन रही है कि उनके एयर स्पेस में लेबनान के फाइटर जेट्स कैसे घुसे। हालांकि ये फाइटर जेट्स ऐसे नहीं हैं कि इसराइल के फाइटर जेट्स के मुकाबले उड़ें और उन्हें खदेड़ दें या उन पर हमला करते हैं, तब ये बिल्कुल अपने बेस में रहते हैं। खैर, बढ़ते आगे। चाइना ने धमकी दी है, कहा है ताइवान हमारा अंदरूनी मामला है, दूर रहना, किसी दखल की गुंजाइश नहीं है। बीजिंग ने साफ कर दिया है कि ताइवान उसका अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, और किसी भी तरह की बाहरी दखल अंदाजी काबिल कबूल नहीं है। ये बयान क्यों आया? उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि चाइना के सदर शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी दौरे सदारत में, यानी ट्रंप के कार्यकाल में, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप तो कुछ भी बोल देते। तो ट्रंप के इस बयान पर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और कहा कि ताइवान चीन का अटूट हिस्सा है। ताइवान मसले का हल सिर्फ चीनी आवाम का हक है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि यह मसला अमन से हल हो, लेकिन किसी भी हालात में ताइवान को चीन से अलग नहीं होने देंगे। ताइवान खुद को आज़ाद और डेमोक्रेटिक मुल्क मानता है, जबकि चाइना उसे अपने हिस्से की ज़मीन बताता है और दोबारा उसे अपने साथ यूनाइट करने, उसका एकीकरण करने का वादा कर चुका है, कसम खा चुका है कि लेके रहेंगे आज़ादी अपने हक में, जो ताइवान अपने हक में मांगता है उसके बरअक्स। कुछ खबरें यहाँ से रूस और यूक्रेन की। यूक्रेन ने आज एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। यूक्रेन ने रूस की एक पाइपलाइन जो यूरोप तक जाती है, ऑयल पाइपलाइन, उसे हिट कर दिया। और ये बात हंगरी ने कही है, क्योंकि उसके आसपास ही ये पाइपलाइन हिट हुई है, या उसी मुल्क में। रशियन ऑयल सप्लाई टू हंगरी हैज़ बीन हॉल्टेड, हंगरी में ही हिट हुई है। रशिया की जो ऑयल सप्लाई है, तेल जो है, आप सोचिए कि यूरोप को जा रहा है, यूरोप लड़ भी रहा है, पैसा यूक्रेन को दे रहा, हथियार यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन रशिया से तेल ले रहा है। अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो रशिया की ऑयल सप्लाई जो हंगरी को है वो हॉल्ट हो गई, रुक गई, क्योंकि यूक्रेन ने एक की पाइपलाइन है जिसका नाम है ड्रुजबा पाइपलाइन सिस्टम, उसको हिट कर दिया। और ये बात खुद हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कही, पीटर सिजिरातो है उनका नाम, और इन्होंने बताया कि अब उस पाइपलाइन को रीस्टोर करने के लिए जितने भी एसेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेशन हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। बाकी जो है हलचल ज़्यादा बढ़ गई है, और ये कहा गया है ये जो पाइपलाइन है जिसका नाम है ड्रुजबा, ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क में से एक है। इसमें जो है क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है
4000 किलोमीटर तक इस पाइपलाइन के ज़रिए तेल यहाँ से चलता है, 4000 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। रशिया अपना तेल इसमें डालता है और कहाँ जाता है? कज़ाकिस्तान की रिफाइनरीज को जाता है। रशिया एंड कज़ाकिस्तान टू रिफाइनरीज इन द चेक रिपब्लिक। कज़ाकिस्तान और रूस दोनों तेल डालते हैं। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया। जर्मनी भी जो यूक्रेन को क्या क्या दे रहा है। तो ये सब चल रहा है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा लोगों की लड़ाई को अपने दिलों पे नहीं रखना चाहिए। बिजनेस अलग चीज़ है, जंग अलग चीज़ है। जंग भी अपने आप में एक बिजनेस है, ये एक अलग बात है। यूक्रेनियन टेररिस्ट अटैक ऑन क्रीमियन ब्रिज थॉटेड, FSB। अब जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस रूस की, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की कुछ दहशतगर्द फिर से क्रीमिया वाला जो पुल है बड़ा अहम है, बहुत यूँ समझिए कि रीढ़ की हड्डी है रूस के लिए, उस पर अटैक करने आए थे कुछ लोग, दहशतगर्दाना हमला करने आए थे। इसका लिंक रूस ने जोड़ दिया यूक्रेन से, और जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है, FSB है, इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने इस हमले को नाकाम बना दिया, रूस की एजेंसी ने। ईरान की खबर है, ईरान की वैसे तो बहुत खबरें हैं, आगे भी आएंगी, पीछे पूरा एक शो पड़ा है, जाकर देखिए कि ईरान ने कहा है कि भैया ऐसी मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, अमेरिका तक मार करेंगे। और आयतुल्लाह खामनेई साहब के एडवाइज़र ने तो कह दिया है कि इसराइल से जंग कभी भी किसी लम्हा भी छिड़ सकती। जाके पिछला एपिसोड देखिए। फिलहाल ईरान ने ये बात फ़लस्तीन के हक़ में कही है, ग्रेटर इसराइल आइडिया पॉजेस थ्रेट टू ग्लोबल रीजनल पीस। ईरान ने दोहराया है कि जो ग्रेटर इसराइल का आइडिया है, जो सनक है नेतन्याहू की और इंजाइनियों की, ये सिर्फ इस खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरे का सबब है। बहुत पहले ही हमें इसराइल को रोक लेना था, अब भी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है। ये आग लगा देगा पूरे रीजन और दुनिया में। इसे नहीं पता ये जिस तरफ बढ़ रहा है वो कितने ख़तरनाक कदम हैं, और मुस्लिम उम्मा फिर शायद ही इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।